गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने अवकलन को पूरा करने की कोशिश की थी। अब आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, अवकलन के अनुप्रयोग। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स कवर करता है, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। मीन्स 3-3 नंबर के बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपको 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से मिलने वाले हैं। और इसमें जो है आपके काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड भी है देखा जाए तो, और वैसे समझ में यदि हमें आ जाए तो हार्ड कुछ भी नहीं है। इसमें आपके 6 यूनिट्स 6 में कह सकता हूँ एक्सरसाइज है। 8.1, 2, 3, 4, 5 और 6। 8.1 जो है वो परिवर्तन की दर वाली एक्सरसाइज है। 8.2 जो है वो आपको फलनों के वर्धमान या ह्रासमान होने के संदर्भ में है। और 8.3 देखी जाए तो वो जो है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब से संबंधित है। 8.4 जो है वो सन्निकटन यानी कि लगभग मान ज्ञात करना किसी चीज़ का, उस पर आधारित है। उसके बाद 8.5 पे हम आए तो ये जो है उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर आधारित है। और इसी का आगे उपयोग जो है ये मीन्स अधिकतम और न्यूनतम का उपयोग, अधिकतम और न्यूनतम का जो उपयोग है वो ज्यामितीय आकृतियों में करना, वो 8.6 में आता है। तो ये 6 एक्सरसाइज है इसके अंदर, और ये सभी जो है अलग अलग पार्ट कवर करती हैं, और ये सारी चीज़ें अवकलन से रिलेटेड है, इसीलिए इसे हम अवकलन का अनुप्रयोग कह रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करते हैं इनको फटाफट रिवाइज करने की। डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको हर लेक्चर में कह रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी रिवीजन क्लास है। तो चलो आज शुरू करते हैं। 8.1 में है आपके परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर ये देखते हैं इसमें क्या है। देखो 8.6 में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और इसमें कुछ ज्यामितीय आकृतियां हैं और उनका अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करने के संदर्भ में है ये। तो ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंस रखती भी नहीं है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते। इतनी इंपॉर्टेंस ये नहीं रखती है देखा जाए तो। और 8.4 जो है वो भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। बची हुई 8.1, 2, 3 और 5 देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और उसमें से भी यदि मैं और आगे बढ़ूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 8.2, 8.3 और आपको 8.5 पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा सभी एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली है परिवर्तन की दर। तो अवकलन जो है आपका वो परिवर्तन की दर देता है। जैसे जब भी हम dy/dx लिखा करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ये y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, ये आपको पता होना चाहिए। dy/dx जो होता है वो आपका y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को दर्शाया करता है। और लगभग देखा जाए तो dy/dx जो है वो लगभग जो है del y/del x के इक्वल होता है। ये आपने सुना होगा। del y मीन्स y में परिवर्तन, y में अंतर यानी y2 - y1, del x मीन्स x में परिवर्तन। तो इनका जो अनुपात है वो लगभग dy/dx ही होता है। एग्जैक्टली आपने सुना होगा कि एग्जैक्टली यदि देखना है तो हमें इसके आगे लिमिट लगानी पड़ेगी। when del x is have a tendency to move towards 0। एग्जैक्टली देखा जाए तो dy/dx इसके बराबर होता है, आपने सुना होगा, और लगभग del y/del x के बराबर ही होता है। इसीलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो है वो dy/dx से दिया करता है। ये एक लाइन आप अपने दिमाग में बिठा के रखो तो आपको जो है 8.1 के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और बाकी आपको कुछ आकृतियों के क्षेत्रफल है, आयतन है, या कोई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है या पृष्ठ क्षेत्रफल है, उन सब के फॉर्मूले आपको ज़रूर याद होने चाहिए जो आपने 10th क्लास तक पढ़े हैं। ठीक है, और जैसे कई बार मान लो हमें किसी चीज़ के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी हो, जैसे मान लो कि कहा जाए वृत्त का क्षेत्रफल है जो πr² होता है, आपको पता ही है, और इसमें परिवर्तन की दर के लिए कहा जाए तो परिवर्तन की दर का मतलब आप ऐसे सोचो कि आपको अवकलन करना है। अब वो परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है वो जरूर हमें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए त्रिज्या के सापेक्ष है तो इसका मतलब है कि आपको इसका त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करना है।
जैसे हम y का x के सापेक्ष क्या करते हैं ना, वैसे ही अब a का r के सापेक्ष अवकलन है, तो पाई इसमें कांस्टेंट है और r स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। समझ रहे हो, जो y और x था उसकी जगह अब कौन आ गया, a और r आ गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसी का हमें मतलब क्षेत्रफल का ही परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, बट समय के सापेक्ष ज्ञात करनी है। समझ गए, तो आपको वर्ड दिया जा रहा है परिवर्तन की दर, और आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि परिवर्तन की दर मतलब अवकलन। अब जिसके सापेक्ष परिवर्तन की दर चाहिए उसके सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे आपको परिवर्तन की दर मान लीजिए समय के सापेक्ष चाहिए, मतलब आपको t के सापेक्ष अवकलन करना है, dA/dt करना है। ठीक है, अब कैसे होगा, फिर आपको पता है r स्क्वायर का अवकलन आप लिखोगे 2r, और वो तो ओनली r के सापेक्ष होता, अभी हम कर रहे हैं t के सापेक्ष, तो r का अवकलन होकर फिर आगे dr/dt भी आएगा। समझ गए, ये इस तरीके से छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। यदि मुझे परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष चाहिए तो मीन्स r स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा। यदि मुझे परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष चाहिए तो r स्क्वायर का अवकलन 2r dr/dt होगा। इस तरीके से मान लीजिए आयतन के लिए भी पूछ सकता है, वो किसी और चीज के लिए भी परिवर्तन की दर पूछ सकता है, किसी स्पेसिफिक संख्या के लिए परिवर्तन की दर पूछ सकता है। कह सकता है परिवर्तन की दर बताओ जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, परिवर्तन की दर बताओ जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो, तो वो मान हमें यहाँ रखने पड़ेंगे। फिर समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, तो आपको सारे फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए, और एक बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि dy/dx का मतलब है y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं हमारे, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए उससे आपको और क्लियर होगा। जैसे 8.1 में 8.1 में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहा हुआ है एक परिवर्तनशील घन है और उसका किनारा 3 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। अब ये भी आपको पता है जब बढ़ने की बात कह रहा है तो इसका मतलब ये कि परिवर्तन की दर धनात्मक रहेगी, और घटने की बात कर रहा है इसका मतलब परिवर्तन की दर जो है वो ऋणात्मक हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक घन है, उसका किनारा है, तो उससे किनारे को हम a से भी दर्शा सकते हैं, x से भी दर्शा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। मैं मान लेता हूं कि माना घन जो है उसका किनारा मैं a से दर्शा रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको सवाल में क्या दिया है फिर उसने, आपको पता है, फिर से पढ़ता हूं, देखो मैं, वो कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। 3 सेमी प्रति सेकेंड, 3 सेमी प्रति सेकेंड की दर से किनारा बढ़ता है। मीन्स ये किस चीज की दर है, ये किनारे में परिवर्तन की दर है। ठीक है, और ये दर समय के सापेक्ष है, पर सेकंड लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज जो है a का t के सापेक्ष अवकलन है। इस बात को आप समझना, समझ गए। उसने कहीं लिखा नहीं है कि dA/dt है, ये वो हम ही समझ रहे हैं। वो ये कह रहा है कि घन की जो किनारा है वो 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। मीन्स उसमें परिवर्तन की दर 3 सेमी प्रति सेकंड है। अब ये दर जो है ये प्रति सेकंड इकाई की वजह से पता चल रहा है कि समय के सापेक्ष दी हुई दर है, मीन्स समय के सापेक्ष अवकलन किया हुआ है। मीन्स इस क्वेश्चन में सारी चीजें समय के सापेक्ष चलने वाली है। ठीक है, और लगभग क्वेश्चन में समय के सापेक्ष ही हो रहा है, वो भी है। आगे क्या कह रहा है ये आपसे, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि उसका किनारा 10 सेमी लंबा है। अब क्वेश्चन क्या है उसका कि जब a बराबर 10 है, क्वेश्चन ये है कि जब a बराबर 10 है तो घन का जो आयतन है वो किस दर से बढ़ रहा है। मीन्स वो आपसे पूछ रहा है dV/dt कितना होगा, ये उसका सवाल है, नीचे मैंने लिखा है। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं आपको क्या करना है हमें। उसने हमें दिया घन के किनारे के बढ़ने की दर, और पूछ रहा है घन के आयतन के बढ़ने की दर। अब वो दर अपने आप ही समय के सापेक्ष हो गई, क्योंकि ये वाली दर भी समय के सापेक्ष दी हुई थी। और ये दर वो कब चाहता है आपसे, जब किनारा जो है यानी कोर या भुजा कह दूं मैं, वो 10 सेमी लंबी हो तब। समझ गए, a = 10 सेमी हो तब। अब देखो मैं यहाँ इसका आंसर लिखता हूँ। उसके लिए आपको पता होना चाहिए पहले तो कि जो घन का आयतन है उसका सूत्र क्या होता है, वो नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, घन का आयतन आपको पता होगा, भुजा क्यूब, आपने इस तरीके से उसको याद कर रखा होगा। भुजा क्यूब का मतलब अब क्या हो गया, a क्यूब, क्योंकि भुजा मैं a मान रहा हूँ, भुजा कह दो या किनारा कह दो। अब मुझे क्या करना है, मुझे dV/dt चाहिए, ये तो पता चल ही रहा है आपको सवाल से। अब dV/dt चाहिए मतलब आपको इसका t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करता हूँ। dV/dt इधर क्या आएगा, 3a² dA/dt आ जाएगा। ठीक है, अभी कैसे हुआ वापस सुनो आप।
ए क्यूब का अवकलन करना है, 3a² ही नहीं आया, ओनली यही नहीं आया। ओनली ये कब बात आपको पता है, जब आप अवकलन करते हैं ए के सापेक्ष। अभी अवकलन टी के सापेक्ष किया है, इसलिए ए का भी अवकलन होगा और क्या मिलेगा, dA/dt और मिलेगा। ठीक है, तो ये है dV/dt की वैल्यू। अब इसमें आपको dA/dt दिया हुआ है ना, सवाल में ये दिया हुआ था, वो रख दूंगा 3, ये लीजिए उसकी वैल्यू रख देता हूं मैं 3, तो 3a² × 3 कितना हो गया, 9a² हो गया। ठीक है, तो ये आपको मिला आयतन में परिवर्तन की दर, समझ गए। अब वो आपसे कह रहा है जब भुजा या कोर 10 सेमी है तब कितनी आएगी दर, तो वो निकाल लेंगे। A = 10 सेमी पर आपको चाहिए dV/dt, तो बताओ इसमें 10 रख देंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसमें 10 रखने के बाद में आपको पता है 900 आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब इकाई भी यहाँ पे लिखनी है, आयतन में है परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष, ऊपर आयतन है नीचे समय है। आयतन की इकाई आपको पता है क्या होती है, जब सेंटीमीटर में बात हो रही है सारी चीज़ों की, तो आयतन क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, समय के सापेक्ष, तो ऑब्लिक क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि A = 10 सेमी दिया हुआ है तो यहाँ रख दूँ 10 सेमी, यहाँ नहीं रखना है मुझे, ये तो आयतन का फॉर्मूला है, ना ही V फिक्स है ना ही A फिक्स है। V भी चेंज होगा क्योंकि A चेंज हो रहा है, आपको पता है भाई, तभी तो dA/dt दे रहा है वो। तो आपको तो इसका अवकलन करना है, जहाँ पहले y और x हो रहा था ना अपने पास अवकलन वाले चैप्टर में, अब उसकी जगह इस बार v और a है। ठीक है, और अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष हम, और t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और सारे मान रखते गए, हमें आंसर मिल गया। अब किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि थोड़ा चेंज कर दे, मीन्स वो आपको आयतन में परिवर्तन की दर दे दे और भुजा में परिवर्तन की दर पूछ ले। सुनना, जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो आयतन में परिवर्तन की दर दे दे और भुजा में परिवर्तन की दर पूछे, तो मैं आयतन की मैं परिवर्तन की दर रख दूंगा, यहाँ पे dV/dt रख दूंगा और फिर यहाँ से dA/dt निकाल लूंगा। समझ गए, इस बार dA/dt दिया हुआ था वो रख दिया तो dV/dt आ गया, dV/dt दिया हुआ होता तो वो रख देता और मुझे क्या मिल जाता, dA/dt मिल जाता। समझ गए आप, इस तरह के काफी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में वही काम किया हुआ है जो अभी मैं आपसे कह रहा था, उल्टा किया हुआ है। उसमें एक गुब्बारा है, वो कह रहा है, और वो गोलाकार है और वो है एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड गैस भरकर फुलाया जा रहा है। क्या कह रहा है वो, एक गुब्बारा है, उसमें हम गैस भर के उसको फुला रहे हैं तो आपको पता है उसका आयतन जो है बढ़ेगा और वो फुलाने की दर आपको दे रहा है 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड, 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। तो इससे आपको पता चल रहा है ये गुब्बारे को फुलाने की दर है, तो ये किस चीज़ में परिवर्तन की दर है, ये आपको पता है क्यूब इसने दिया है, मीन्स आयतन ही हुआ, आयतन की इकाई क्यूब में आएगी आपको पता है, और पर सेकंड है, मीन्स ये क्या चीज़ है, आयतन में परिवर्तन की दर है। समझ गए आप लोग, और आयतन बढ़ रहा है इसलिए ये दर धनात्मक है, किसी क्वेश्चन में यदि घट रहा है तो वहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है आपसे, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर बताओ जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। क्या पूछ रहा है आपसे कि जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, जब r 15 सेंटीमीटर हो तो हमें जो है त्रिज्या में परिवर्तन की दर बतानी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आयतन में परिवर्तन की दर दी है और जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तब त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी होगी, मीन्स dr/dt कितना होगा। ठीक है, चलो अब हम इसका आंसर निकालते हैं। आपको पता है इसने बात आयतन की छेड़ रखी है तो हमें क्या करना है, आयतन का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला बताओ गोले के लिए, या मैं ऐसे कहूँ गुब्बारा जो गोलाकार है उसके लिए क्या होना चाहिए, जिसमें त्रिज्या r माने हम स्मॉल r, तो क्या होना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब। आपको पता ही है ये गोले के आयतन का फॉर्मूला है। अब मुझे इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है, अवकलन तो करना ही है। ठीक है, और किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, क्योंकि बात t के सापेक्ष ही हो रही है। तो dV/dt = 4/3 पाई इंटू 3r² dr/dt मुझे अवकलन मिलेगा, क्योंकि r क्यूब का अवकलन करोगे आप तो 3r² और फिर r का भी होगा। ठीक है, और dr/dt। अब इसमें 3 से 3 कैंसिल हो गया और जो आपको मान दिया है वो मान रख देंगे। dV/dt का मान दिया है ना 900, वो मैं यहाँ रख दूंगा। 900 = 4 पाई r² dr/dt। यहाँ से मुझे dr/dt यानी त्रिज्या में परिवर्तन की दर प्राप्त होगी 900/4 पाई r²। ठीक है,
ये आपके त्रिज्या में परिवर्तन की दर है। अब ये आपको तब बतानी है उसको जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो अब लास्ट में जाके यहाँ 15 सेंटीमीटर रखूंगा, वहाँ शुरू में नहीं रखना है मुझे, वहाँ रखने पर तो परिवर्तन की दर नहीं आएगी, वहाँ रखने से तो आयतन का मान मिलेगा जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो, समझ रहे हो आप लोग। अब लास्ट में मैं इसमें यहाँ आकर r = 15 रख देता हूँ, r = 15 सेमी पर त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt मुझे चाहिए 900/4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर और 4 गुणा होकर 900 हो जाएंगे और 900 तो 900 कैंसिल हो जाएगा, 1/पाई बचेगा मेरे पास फाइनली। और चूंकि ये त्रिज्या में परिवर्तन की दर है तो त्रिज्या की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर, और समय की इकाई क्या है, हमने सेकंड ले रखी है। तो अभी क्या इसका आंसर किस इकाई में आएगा, सेमी पर सेकंड में आ जाएगा, समझ गए। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा हुआ है एक नली से 12 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बालू उड़ेली जा रही है। बालू जो मिट्टी होती है वो एक नली से 12 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से हम निकाल रहे हैं उसे। तो 12 सेमी क्यूब पर सेकंड, अब इस इकाई से पता चल रहा है आपको, ठीक है। सेमी क्यूब पर सेकंड है, मीन्स ये किस चीज की है, आयतन में परिवर्तन का दर है, ठीक है, लिख दिया मैंने उसे। अब क्या कह रहा है वो आपसे, उड़ेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण होगा, एक शंकु बनेगा। ये एक पाइप है, इससे बालू आ रही है और उस बालू से एक शंकु बनता जाएगा। और तो फिर ये किस चीज की दर है, ये शंकु के आयतन में परिवर्तन की दर है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है कि वो शंकु जो है, उस शंकु की ऊंचाई सदैव आधार के त्रिज्या का 1/6 होती है। शंकु में आपको पता है एक तो ये इसकी मेन ऊंचाई और एक ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है और ये इसकी एक त्रिज्या होती है। तो वो कह रहा है ऊंचाई जो है वो आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग होती है, यानी कि h जो है वो r/6 है, ये उसने कहा है शंकु में, समझ गए। और ये h और r और ये l हम लेते ही हैं। अब वो क्या कह रहा है उसके बाद, बालू के शंकु की ऊंचाई में किस गति से वृद्धि हो रही है जबकि ऊंचाई 4 सेमी है। क्वेश्चन क्या है देखो, बालू से जो शंकु बनेगा इस शंकु की ऊंचाई में किस दर से वृद्धि होगी जब ऊंचाई जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। मीन्स क्वेश्चन क्या है, h = 4 सेमी पर क्या चाहिए उसको, dh/dt चाहिए, ठीक है। फिर से सुनो आप लोग, वो आपको क्या कह रहा है, एक नली है, उस नली में से बालू निकाली जा रही है और बालू से निकलने से एक शंकुआकार आकृति बन रही है और ये बालू लगातार निकलती जाएगी तो इस शंकु का आयतन जो है बढ़ता जाएगा, इसीलिए ये परिवर्तन की दर अपने आप क्या हो गई, धनात्मक हो गई, ठीक है। और ये जो शंकु बनेगा, इस शंकु में जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का 6ठा भाग रहेगी, यानी h = r/6 रहेगा हमेशा। और अब वो आपसे ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तब। तो चलो हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें। बात शंकु की हो रही है और दिया हुआ आयतन में परिवर्तन की दर, तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई कि हमें शंकु का आयतन लिखना है। और शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको पता है, 1/3 पाई r² h होता है, आपको याद हो तो ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो मुझे इसका अवकलन करना है t के सापेक्ष, क्यों, क्योंकि dv/dt मुझे दिया हुआ है एंड dh/dt मुझे बताना है, समझ रहे हो आप लोग। लेकिन अभी मैं इसका अवकलन t के सापेक्ष नहीं कर पाऊंगा। दिक्कत क्या है, इसमें 2 वेरिएबल्स है, r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, फिक्स तो दोनों ही नहीं है। तो मुझे एक वेरिएबल को हटाना है, एक चर को हटाना है, और हटाना किसे, मुझे r को हटाना है, इसमें h ही रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि तभी तो dh/dt आएगा। अब r हटाऊं कहां से, r इस दी गई कंडीशन से हटा देंगे, यहां से r की वैल्यू क्या बनकर आएगी हमारे सामने, 6h, तो वो 6h मैं यहां पुट कर दूंगा, 1/3 पाई 6h का स्क्वायर इंटू h। फाइनली ये क्या बनेगा, ये 36 हो जाएगा, 36 में 3 डिवाइड कर देना, 12 पाई h³ हो गया, ये h के पदों में हो गया, r हट गया। अब हम अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, ठीक है। क्या करने जा रहा हूं मैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, ऐसा अवकलन करने पर dv/dt = 12 पाई, बताओ h³ का अवकलन क्या होगा,
3h² dh/dt। समझ रहे हो आप लोग, क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अब यहाँ से आपको dv/dt दिया हुआ है, रख देते हैं, कितना दिया हुआ है 12 = 12 पाई 3h² dh/dt। 12 से 12 कैंसिल हो गया, यहाँ से मुझे dh/dt प्राप्त होगा जो मुझे चाहिए था, उधर 1 बचेगा, 1 में ये 3πh² डिवाइड हो जाएगा, ये लीजिए 3πh² डिवाइड हो गया, ये मिला आपको ऊंचाई में परिवर्तन की दर, ठीक है। और ये आपको तब चाहिए थी जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो मैं इसमें 4 सेंटीमीटर रख दूंगा। तो h = 4 सेंटीमीटर पर ऊंचाई में परिवर्तन की दर कितनी प्राप्त होगी वो देखते हैं। 1/3π × 4 का स्क्वायर, ये आपका 16 हो जाएगा, और 16 × 3 जो है 48 हो जाएगा। तो 1/48 पाई मेरे क्वेश्चन का आंसर है। अब इसकी इकाई लिखते हैं हम, इसकी इकाई यानी यूनिट क्या होगी। देखो ऊंचाई है, पहली बात तो बात सेंटीमीटर और सेकंड में हो रही थी चीज़ों की, अब ऊंचाई है तो उसकी इकाई क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, और ऑब्लिक अपॉन में क्या है समय, तो उसकी इकाई क्या हो जाएगी सेकंड। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ गए आप लोग। यहाँ पर अलग क्या था कि इस एक चर को हटाना था r को, और उसके लिए उसने कंडीशन दे रखी थी, यदि वो त्रिज्या में परिवर्तन की दर हमसे चाहता तो फिर मैं जो है यहाँ से h को हटाता, इसे r में बदलता, और फिर उसका अवकलन आपको dr/dt देता। समझ रहे हो आप लोग हमें क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन देखते हैं एक, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जो है हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दोनों CD से संबंधित क्वेश्चन है, तो दोनों को मैं साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे। वो एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, तो इस प्रकार से ये दीवार है, यह आधार है, और ये सीढ़ी है, और ये 10 मीटर लंबी है, उसने कहा है, दीवार के सहारे झुकी हुई, हमने झुका दिया उसे। यदि सीढ़ी के पाद को 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचते हैं, क्या करता है सीढ़ी के पाद को, मीन्स सीढ़ी के पैर को, ये जो सीढ़ी का पैर है यहाँ पे, इसे क्या करता है वो 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन के सहारे दीवार से दूर खींचता है। मीन्स इसको इस तरफ खींचते हैं हम, और किस दर से खींचते हैं 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से खींचते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं उसके बाद, तब सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से दीवार पर नीचे की ओर फिसल रहा है। ये तो आपको पता ही, इसको इधर खींच रहा हूं तो ऊपरी सिरा नीचे आएगा, तो वो नीचे किस दर से आएगा वो उसने पूछा है। और वो तब जब सीढ़ी का पाद दीवार से 6 मीटर दूर है, जब ये वाली जो दूरी है ना ये 6 मीटर हो, तब वो किस दर से नीचे फिसलेगा, ये इसने हमसे पूछा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, एक तो आपको पता है कि सीढ़ी की लंबाई तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होगी, और इसे दूर खींच रहा हूं तो वो नीचे आएगा, तो ये दोनों चेंजेबल है ना। ये 6 फिक्स है नहीं, ये जब 6 होगा तब उसके बारे में उसने बात की है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये तो है x, और वो जो हाइट है ये है y, ठीक है। अब दोनों ही चेंज हो रही है, आपको पता है x तो बढ़ेगा y कम होगा, ये तो क्लियर है आपको, क्योंकि हम इसको इस तरफ खींच रहे हैं तो x बढ़ेगा और y जो है कम होगा। अब इसने ये जो आपको दिया है, क्या दिया है उसे सुनो आप। वो कह रहा है मैं इस सीढ़ी के पैर को 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से दीवार से दूर खींच रहा हूं, तो ये दर है, परिवर्तन की दर है, ये भी आपको पता है। अब परिवर्तन किसका हो रहा है आप बताओ, x का परिवर्तन हो रहा है। अब x बढ़ रहा है कि घट रहा है, हम इसे दूर खींच रहे हैं तो x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो x में परिवर्तन की दर है ये। समझ गए आप लोग। मीन्स जो उसने दिया है वो मुझे क्या दिया है, dx/dt दिया है, ये तो उसने मुझे दिया है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और उसने मुझे सीढ़ी की लंबाई दी है, और उसने आपसे पूछा क्या है वो देखो, वो कह रहा है ये जो ऊंचाई है वो किस दर से घटेगी, तो ऊंचाई घटने का मतलब क्या घटा, y। समझ गए, मीन्स y में घटने की दर पूछी हुई है आपसे, ये क्लियर हो गया आपके। और वो भी कब, जब ये कितना हो, 6 हो, कहा है ना उसने, जब सीढ़ी जमीन से दीवार से 6 मीटर दूर है तब वो किस दर से नीचे आएगा। मीन्स वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जब x = 6 मीटर हो तो dy/dt क्या होगा, ये उसका क्वेश्चन है हमसे। अब देखते हैं उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं ये चाहता हूं कि x और y में कोई रिलेशन लिख पाऊं मैं,
क्यों? क्योंकि वो मुझे dx बाई dt दे रहा है और dy बाई dt पूछ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कोई x और y में रिलेशन हो, यदि वो होता है मेरे पास तो मैं उसका अवकलन करके आंसर की तरफ बढ़ सकता हूँ। अब x और y में रिलेशन कौन सा आ सकता है, वो तो आपको डायग्राम देख के ही पता चल रहा होगा कि पाइथागोरस लग सकता है, तो पाइथागोरस हम लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर, है कि नहीं, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर का योग इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। अब ये प्रमेय जो है पाइथागोरस वाली, ये एक्स और वाई में रिलेशन दे रही है और ये रिलेशन मेरे काम भी आ जाएगा, क्योंकि मुझे dy बाई dt देना है और dx बाई dt मुझे गिवन है। तो मैं इसका अवकलन करना चालू करता हूँ t के सापेक्ष। ठीक है, इस बार कोई क्षेत्रफल आयतन वगैरह कुछ नहीं है, इस बार ये रिलेशन हमें dy बाई dt दे देगा। तो इसका अवकलन मुझे किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x dx बाई dt। ये क्यों हो रहा है आपको पता है, यदि x के सापेक्ष करता तो ओनली 2x आता, अब कर रहे हैं t के सापेक्ष, इस वजह से क्या आ रहा है dx बाई dt भी आ रहा है। y स्क्वायर का करेंगे तब 2y dy बाई dt इक्वल टू 100 का 0, dx बाई dt की वैल्यू गिवन है, रख देते हैं 1.2। बताओ क्या आएगा, 2x इंटू 1.2 प्लस 2y dy बाई dt इक्वल टू 0। यहाँ से देखते हैं dy बाई dt क्या आएगा, बताओ आप लोग। ये इधर आ जाएगी टर्म माइनस की हो जाएगी और 2y को डिवाइड करूंगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ फाइनली मिलेगा मुझे 1.2 इंटू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, कुछ ऐसा मुझे मिलेगा, y में परिवर्तन की दर या ऊंचाई में जो परिवर्तन की दर है वो ये मिलेगी। अब इसमें देखो, अब समझो आप लोग, अब यहाँ से मुझे x और y के मान रखने पर एक फिक्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर स्पेसिफिक पॉइंट पर मुझे जो है dy बाई dt मिल जाएगा। अब वो ये कह रहा था कि जब x इक्वल टू 6 मीटर हो तब बताओ dy बाई dt। आप कहोगे सर x की जगह 6 रख दो फिर, बट आप ये भी तो देखो ना कि जब x 6 हो रहा है तो y कितना बनकर मेरे सामने आएगा। ये यदि मैं जज कर पा रहा हूं तो फिर मैं जो है फिर y की भी वैल्यू रखूंगा ना, ओनली x की क्यों रखूंगा, समझ रहे हो आप लोग। अब देखो जब x 6 मीटर बन के आता है तो ऑटोमेटिकली y जो है 8 मीटर हो जाएगा। ये तो कहने की बात है ही नहीं, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि x 6 हो गया है और ये आपका 10 है और ये 6 है, तो ये मुझे पता है 8 होगा, पाइथागोरस लगा के आप देख लेना। तो ये तो अपने आप ही इनबिल्ट ही पड़ा है हमारे सामने कि x जब 6 है तो y 8 होगा, उसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और ऐसी कंडीशन पर dy बाई dt क्या बनकर आएगा वो देखते हैं, -1.2 इंटू एक्स है 6 अपॉन वाई क्या है 8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है, यहाँ से आप कैंसिलेशन कर लेना, ये 2 से 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 से ये 0.3 टाइम्स, माइनस ऑफ 0.9 कुछ ऐसा ही आ रहा है। इसकी यूनिट लिखूँ मैं, इसकी इकाई लिखूँ तो मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये y में परिवर्तन की दर जो है हमें मिली है। अब देखो ये दर माइनस में क्यों आ रही है वो भी आप खुद समझ गए होंगे कि भाई जब ये पॉइंट नीचे आ रहा है तो इसका मतलब y कम ही होगा, तो ये y में परिवर्तन की दर है, ये y के घटने की दर नहीं है, ये y में परिवर्तन की दर है। अब यदि मैं अलग से लिखूं कि y में घटने की दर क्या आई है, तो y में घटने की दर मुझे लिखनी है तो मैं माइनस हटा दूंगा, 0.9 मीटर पर सेकेंड ही लिखूंगा ओनली। माइनस क्यों हटाया मैंने, पता है घटना शब्द यूज कर लिया ना यहाँ पे, तो अपने आप ही ये माइनस इसी चीज को व्यक्त कर रहा है, इसलिए फिर माइनस मैंने हटा दिया है। तो ये इस तरीके से हमें करना था। एक रिलेशन काम आ रहा है वो आप लोग समझ गए ना। अब कौन सा रिलेशन काम आया है यहाँ पे, पाइथागोरस रिलेशन काम आया है। ठीक है, चलो अब ऐसा ही जो क्वेश्चन है अपना 3rd नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। उसमें थोड़ा चेंज है, बस ज़्यादा चेंज नहीं है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, उसमें भी एक सीडी दी हुई है हमें और सीडी की लंबाई कितनी है, उसमें 13 मीटर है। तो मैं फिर से एक सीडी बनाता हूँ। ये लीजिए एक सीडी, इस सीडी की लंबाई जो है 13 मीटर है। फिर हमसे क्या कह रहा है वो, सीडी के पाथ को 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से ज़मीन से दूर खींचते। इस बार वापस वही चीज़ें हैं, ये इसको x मान लेता हूँ एक बार के लिए और इसे y मान लेता हूँ मैं। अब वो ये कह रहा है कि dx बाई dt जो है ना, dx बाई dt ये है 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझ गए आप लोग। हम इसको दूर किस दर से खींच रहे हैं, 1.5 मीटर पर सेकंड की दर से। फिर वो आपसे क्या कह रहा है, सीडी तथा जमीन के मध्य का कोण किस दर से परिवर्तित होगा
जब CD का पाद दीवार से 12 मीटर दूर हो। CD और जमीन के बीच का कोण बताओ कौन सा है? ये CD है, ये जमीन है, इनके बीच कौन सा कोण बन रहा है? ये, इसे थीटा मान लिया मैंने। वो कह रहा है ये कोण किस दर से परिवर्तित होगा जब CD का पाद दीवार से 12 मीटर दूर है। मीन्स ये CD जब दीवार से 12 मीटर दूर है, यानी जब x 12 मीटर है, तो ये कोण किस दर से परिवर्तित होगा? d थीटा बाई dt कितना होगा, वो ये चाहता है हमसे। तो इस बार उसने y में परिवर्तन की दर नहीं पूछी, इस बार उसने किस में पूछी परिवर्तन की दर? हमसे कोण में पूछी है। समझ गए? एक चीज आप सोचकर बताओ मुझे, कोण बढ़ेगा या घटेगा? जब आप इसे दूर खींच रहे हो तो ये हाइट इसकी कम होती जाएगी, तो ये तो आपको दिख ही रहा है ना, कोण घटेगा, तो ये माइनस में आएगी इधर, अपने आप आ जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा भी y आया था ना माइनस में, वैसे ये इस बार माइनस में अपने आप ही आ जाएगा। देखते हैं चलो हम। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे बताओ आपको क्या करना पड़ेगा? पिछली बार तो x और y में रिलेशन चाहिए था क्योंकि y पता करना था, इस बार d थीटा बाई dt पता करना है, तो इस बार आपको x और थीटा में रिलेशन चाहिए, है ना, क्योंकि x वाले का तो आपको दिया हुआ है डेरिवेटिव और थीटा वाले का पूछा है। समझ रहे हो आप लोग? तो x और थीटा में मुझे रिलेशन चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस 13। तो 13 थीटा और x में क्या रिलेशन होना चाहिए आप बताओ? cos का होता है क्या? भाई ये आधार है, ये कर्ण है, वो लंब है, तो cos का रिलेशन क्या बोलता है कि cos थीटा मस्ट इक्वल टू आधार बटा कर्ण, यानी x बटा 13। यहाँ से x क्या आएगा? 13 cos थीटा। ये लो x और थीटा का रिलेशन, ये x और थीटा का रिलेशन है, इसका करूंगा अवकलन, ठीक है, t के सापेक्ष। तो dx बाई dt इक्वल टू 13 इंटू बताओ cos थीटा का माइनस साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाई d थीटा बाई dt से करना मत भूलना, क्योंकि हम विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं सारे डिफरेंशिएशन, सारे अवकलन। अब dx बाई dt की वैल्यू दी हुई है, वो रखता हूँ 1.5, सबसे पहले वो रख दी 1.5 इक्वल टू माइनस 13 साइन थीटा d थीटा बाई dt। अब यहाँ से क्या d थीटा बाई dt निकल के आता है वो देखते हैं, माइनस 1.5 अपॉन 13 साइन थीटा, ये d थीटा बाई dt निकल के आ रहा है। अब इसके अंदर साइन थीटा का मान रखना बाकी है, वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। अब वो आपसे क्या कह रहा था कि कोण में परिवर्तन की दर बताओ जब x 12 हो जाए, है क्या नहीं? तो आप मुझे ये बताओ जब x 12 हो जाए तब y कितना होगा? जब x 12 हो जाए तो y आपको पता है अपने आप 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 13 है कर्ण और आधार 12 हो जाएगा, तो लंब आप निकालिएगा 5 आ जाएगा। मीन्स x का 12 होने का अर्थ है y अपने आप क्या हो गया? 5। और ऐसी कंडीशन पे फिर साइन थीटा लिखूं तो वो आपको पता है लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब उस केस में y है और कर्ण क्या है? 13 है, तो y कितना हो चुका है? 5। लंब 5 हो चुका है, कर्ण 13 है। समझ गए? x को जब मैंने 12 किया अपने आप ही y क्या हो गया? 5। और इस वजह से साइन थीटा क्या आएगा? x के 12 होने की वजह से y 5 हुआ और y के 5 होने की वजह से साइन थीटा क्या आया? 5 बटा 13। और ये मैं इसमें रख दूंगा, तो मुझे कोण में परिवर्तन की दर मिल जाएगी, जो मान उसने कहा है उस मान पे मिल जाएगी। साइन थीटा की जगह मैंने रखा 5 बटा 13, 13 से 13 कट गया, माइनस 1.5 में 5 का भाग लगेगा तो माइनस 0.3 आ जाएगा। अब देखो माइनस में आ गई ना, मैंने कहा था अपने आप माइनस में आ जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, सही करेंगे तब तो हम। तो माइनस 0.3 आई। अब इसकी लिखते हैं इकाई, कोण है इसलिए रेडियन और ऑब्लिक टाइम है इसलिए सेकंड। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए आप लोग? तो पिछली बार तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय यूज की थी, इस बार मैंने ये रिलेशन लेकर शुरू किया, ठीक है। जो गिवन वैल्यू है और जो वैल्यू वो चाह रहा है, वो वैल्यू लाने के लिए आपको उस गिवन वेरिएबल और जिस वेरिएबल की बात कर रहा है उन दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन चाहिए होता है। समझ रहे हो क्या होना चाहिए? ठीक है। जैसे x और y की बात हो रही थी, जब x वेरिएबल की बात करके y वेरिएबल के बारे में कुछ पूछ रहा था तो मैंने x और y में रिलेशन लिख के शुरू किया था। इस बार x वेरिएबल के बारे में देख के थीटा वेरिएबल के बारे में पूछ रहा है, तो x और थीटा के रिगार्डिंग में cos वाला रिलेशन है वो काम आ गया, और वहां से फिर मैं आगे बढ़ के क्वेश्चन का मैंने आंसर जो है लिख दिया। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहा हुआ है हमसे, एक शंक्वाकार आकृति का कीप है, एक शंकु जैसी आकृति का कीप बना हुआ है, ये लो इस तरह का ये एक कीप बना हुआ है, इसके आधार में छेद है, उसने कहा है इसमें छेद है, उसमें से पानी निकलेगा और वो 4 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से टपकता है। वो पानी जो है वो किस दर से टपक रहा है, 4 सेमी क्यूब पर सेकंड। अब इस दर से पता चल गया ना कि आयतन में परिवर्तन की दर है, बिना कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि क्यूब में है ये, समझ गए। तो dv/dt हो गया ये अपने आप ही। लेकिन आपको पता है आयतन इसमें पानी का कम होगा या घटेगा या बढ़ेगा, बताओ। जब आप पानी इसमें से निकलता जा रहा है कंटिन्यूसली तो आयतन तो उसका क्या होगा, कम होगा। तो ये अपने आप ही किस चीज में हो गई, ये घटने की दर हो गई, तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, उसने नेगेटिव के लिए कहा नहीं है, हमें खुद को पता होना चाहिए, माइनस में हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है वो हमसे, पानी के शंकु की तिर्यक ऊंचाई घटने की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? तिर्यक ऊंचाई की घटने की दर dl/dt पता करनी है। तिर्यक ऊंचाई आपको पता है ना, ये इसकी मेन ऊंचाई, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है। वो ये कब पता करनी है आपको? जब तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी, l बराबर 4 सेमी पर ये चाहिए, dl/dt चाहिए। और क्या दिया है उसने? अर्ध शीर्ष कोण 60 डिग्री है। अर्ध शीर्ष कोण का मीनिंग आप समझ गए, ये आधा जो शीर्ष पे कोण बनेगा ये 60 डिग्री है, वो ये उसने दिया है। ठीक है, चलो अब हम सोचते हैं। देखो हमें जो है dv/dt दिया है, मीन्स बात आयतन की होगी, और पूछ dl/dt रहा है। आपको पता है शंकु का आयतन, मैं यहाँ लिखता हूँ पहले, आयतन मुझे पता है 1/3 πr² होगा, है ना, ये शंकु का आयतन होगा। अब मुझे इसका अवकलन t के सापेक्ष करना है, तो इस तरफ तो dv/dt बन जाएगा, उस तरफ रह गए r और h, वो दोनों ही काम के नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए dl/dt, मीन्स इस तरफ l होना चाहिए था, ओनली l होना चाहिए था। यदि इस तरफ ओनली l होता तो फिर अवकलन करके हम dl/dt तक पहुंच सकते, समझ गए। तो मैं जो है इस कोण का उपयोग करता हूं और r और h के मान l के पदों में लिख के वहां रखूंगा। कैसे? देखो आप, यहां से यदि मैं sin 60 डिग्री का मान लिखना चाहूं तो क्या आएगा बताओ। जब इसे कोण ले रहा हूं तो ये सामने होगा लंब, ठीक है, 90 के सामने हो जाएगा कर्ण, और ये हो गया आधार। तो ये लंब अब क्या है? r है, और कर्ण क्या है? l है। तो इसीलिए यहाँ से r क्या आएगा? l इंटू साइन 60। साइन 60 का मान बताओ, √3/2, तो √3/2 l हो गया, ये हो गया r का मान। ठीक है, cos थीटा लिखूं, यहाँ से cos 60 लिखूं तो h/l आएगा, और यहाँ से आएगा h = l इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 1/2l। ये लो हमारे r और h आ गए l के पदों में, और यहाँ रख देते हैं। और ये काम क्यों किया है मैंने पता है आपको? क्योंकि मुझे l चाहिए था r और h को हटा के, तो r की जगह रखता हूँ √3/2l और h की जगह रखता हूँ 1/2l। तो फाइनली क्या बनता है देखो, यहाँ स्क्वायर होगा तो 1/3 पाई 3/4l² इंटू 1/2l, 3 से 3 कैंसिल करना, ये बनेगा l³ पाई l³/8, ये आया आयतन। ठीक है, l के पदों में। अब करते हैं अवकलन, पहले नहीं किया था मैंने इसीलिए। अब अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, dv/dt π/8, l³ का बताओ 3l² dl/dt। यहाँ dv/dt की वैल्यू रखता हूँ -4, तो -4 = 3 π/8 l² dl/dt। यहाँ से बताओ dl/dt की वैल्यू कितनी आएगी? -4 × 8/3 πl²। अब यहाँ पर ये आपका आ गया है तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन की दर। ये तब चाहिए थी जब तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो, तो इसमें मैं 4 रख दूंगा, तो -4 × 8/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये 4 से ये एक 4 कटेगा और एक 4 से ये कट जाएगा, तो माइनस का 2/3 पाई आ जाएगा। इकाई क्या आएगी बताओ? बात सेंटीमीटर में हो रही थी, ठीक है, और ये ऊंचाई है तो सेंटीमीटर, और ऑब्लिक टाइम है तो सेकंड।
तो ये तिर्यक ऊंचाई में परिवर्तन की दर है। ये भी माइनस में क्यों आ रही है? आयतन कम होगा तो इस ऊंचाई और इस ऊंचाई सबका मान क्या होगा? कम ही होगा। तो इसीलिए वो दर भी कैसी आई है? ऋणात्मक आई है। और यदि मैं अलग से कहना चाहूँ कि तिर्यक ऊंचाई में घटने की दर बोलूँ तो माइनस हटाकर बोल दूंगा 2/3 पाई सेमी पर सेकेंड है। ठीक है, समझ गए आप लोग मैंने क्या किया है? उस आयतन वाले फॉर्मूले को लिख के उसमें r और h वेरिएबल से उनको रिमूव करके l की टर्म्स में रिप्लेस करके क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला है। 8.1 में तो इतने क्वेश्चन आपके सफिशिएंट है। अब हम 8.3 पे पहले आते हैं जिसमें स्पर्श रेखा और अभिलंब के संदर्भ में क्या है वो देखते हैं। चलो, उसमें कुछ बातें ही आपको ध्यान रखनी है और उसमें कई बच्चे कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न आज आपको हटाना है अपने माइंड से। आपको ध्यान क्या रखना है? देखो, एक तो स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में आप सभी जानते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है और अभिलंब क्या होता है ना। कोई भी ग्राफ है उससे किसी पॉइंट पर, जैसे ये कोई पॉइंट है x1 y1 इसको बोलूँ, इस पे स्पर्श करती हुई ये रेखा निकलेगी, वो तो क्या होगी? इसके लिए स्पर्श रेखा होगी। और इसके लंबवत जो रेखा जाती है वो क्या होगी? उस पॉइंट पे अभिलंब होगी। ठीक है, और हमें इन्हीं दोनों का समीकरण लिखना है, स्पर्श रेखा का और अभिलंब का समीकरण लिखना है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है, जब हमें कोई ना कोई एक ग्राफ दिया हुआ होगा y = x के रेस्पेक्ट में कोई फंक्शन होगा, हमें क्या करना है? dy/dx करना है, अवकलन तो करना है, अवकलन का अनुप्रयोग है ये। अब वो t वाला गया काम, अब dy/dx की बात होगी। ठीक है, तो ये जो आपने जो dy/dx लिखा है ना, ये क्या चीज़ है आपको पता है? ये स्पर्श रेखा की प्रवणता को दर्शाता है। ये अपने दिमाग में बिठा लेना आप, तब कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको कि dy/dx जो है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता को दर्शाता है। इन शॉर्ट हम इसे वक्र की प्रवणता भी कहते हैं। वक्र की प्रवणता का मतलब यही है, वक्र पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब आपको जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्पर्श रेखा लिखनी थी, यदि उस पॉइंट को इसमें रख दूं तब जाकर ये उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बन जाएगी। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई माइंड में? मीन्स dy/dx में x1 और y1 को रख दिया जाए तब जाकर ये स्लोप या प्रवणता या ढाल कह दो उसे दर्शाएगा। और वो भी किसकी प्रवणता दर्शाएगा? ये स्पर्श रेखा की प्रवणता ही हमेशा दर्शाता है, और उसको मैं स्मॉल m से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में हमेशा बिठा के रखना। ये क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब मान लो मुझे समीकरण लिखना है स्पर्श रेखा का, तो मैं कैसे लिखूंगा वो देखना आप। स्पर्श रेखा का मुझे समीकरण लिखने के लिए वो कहेगा कुछ क्वेश्चंस में, तो आपको पता है किसी भी लाइन का समीकरण लिखना है तो उस लाइन पर एक पॉइंट और उसकी प्रवणता चाहिए होती है। अलग अलग फॉर्म आपने 11वीं क्लास में पढ़ी होगी। तो यदि मुझे एक पॉइंट पता है जो गिवन है ये रहा, और इसका स्लोप यानी इसकी प्रवणता पता है, तो मैं समीकरण लिख सकता हूँ। और वो फॉर्मूला कौन सा है लिखने का? y - y1 m x - x1। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिख लेंगे। x1 y1 उसने दिया, m हमने निकाल लिया और यहाँ पे रख दिया। अब मान लीजिए मुझे अभिलंब का समीकरण लिखना है। अभिलंब का समीकरण तो मुझे फिर पॉइंट तो वही काम आएगा, अभिलंब भी उसी पॉइंट से जा रहा है, प्रवणता मुझे अभिलंब की चाहिएगी। तो आपको पता है स्पर्श रेखा की प्रवणता को आप m बोल रहे हो, तो अभिलंब की प्रवणता आपको पता है -1/m होगी। क्यों? क्योंकि वो इसके लंबवत है। और आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि यदि किसी रेखा की प्रवणता m है तो उसके लंबवत रेखा की प्रवणता क्या होती है? -1/m होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अभिलंब का समीकरण क्या बनकर आएगा? y - y1 = -1/m x - x1। क्या चेंज हुआ आप थोड़ा देखना, इसमें यहाँ m आ रहा था, इसमें यहाँ -1/m आया है। क्यों आया है? क्योंकि m क्या है मेरे लिए? स्पर्श रेखा की प्रवणता है, और -1/m क्या हो गई? अभिलंब की प्रवणता हो गई। और यहाँ अभिलंब की प्रवणता आएगी क्योंकि हम अभिलंब का समीकरण लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। वापस बोलता हूं मैं, देखो आप जब भी अवकलन करोगे और उस पॉइंट को रखोगे जो आपको पॉइंट दिया हुआ है, तब आपको प्रवणता मिलेगी, स्मॉल m मिलेगा,
बट किसकी प्रवणता मिलेगी? स्पर्श रेखा की प्रवणता मिलेगी, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और फिर आपको समीकरण लिखना है तो इस फॉर्मूले से लिख लेंगे, यहाँ उसकी प्रवणता रख देंगे। अब मान लीजिए समीकरण लिखना है अभिलंब का, तो अभिलंब की प्रवणता -1/m हो जाएगी यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता m है, और फिर वो -1/m यहाँ m की जगह ले लेगा, क्योंकि ये जगह तो प्रवणता की है। जब स्पर्श रेखा का अगर समीकरण लिख रहा हूं तो स्पर्श रेखा की प्रवणता रखूंगा, और जब अभिलंब का समीकरण लिख रहा हूं तो अभिलंब की प्रवणता यहाँ रखूंगा। समझ गए? अब एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो क्वेश्चन कौन सा होगा जिसमें आपको वो पॉइंट देगा और फिर हम प्रवणता निकाल के समीकरण लिख लेंगे, ठीक है। मीन्स मुझे पॉइंट दे दिया जाए तो मैं क्या करूंगा, अवकलन करूंगा, पॉइंट को उसमें रखूंगा, और फिर मुझे जो है प्रवणता मिल गई और दोनों में से जो भी समीकरण पूछा है वो लिख लिया जाएगा, ठीक है। एक कौन सा टाइप बनता है, एक इसका जस्ट अपोजिट। मीन्स इसमें तो क्या हुआ, प्रवणता दी उसने, सॉरी इसमें क्या हुआ, उसने आपको बिंदु दिया, प्रवणता आपने निकाली। उल्टा क्या होता है कि प्रवणता हमें दे दे, बिंदु नहीं दे, तो फिर हम बिंदु निकालेंगे वहां पे, ठीक है। जैसे मुझे प्रवणता दे दी जाए, बिंदु नहीं दिया जाए, तो मैं बिंदु निकालूंगा और फिर प्रवणता उसने दी है तो वो दोनों फिर यहाँ पर काम आ जाएंगी और समीकरण लिख लेंगे। समझ गए? तो दो तरीके हैं, कौन से? एक तो ये कि वो मुझे बिंदु दे तो प्रवणता मुझे निकालनी है, ठीक है। कैसे? इस अवकलन में बिंदु को रख के, और इन फॉर्मूलों को फिर काम में लेना है। अब यदि वो मुझे प्रवणता देता है कि भाई स्पर्श रेखा की प्रवणता 5 है, ऐसे उसने कह दिया, तो फिर मुझे बिंदु निकालना है। और वो मैं कैसे निकालूंगा? ये अवकलन प्रवणता देता है तो इसको 5 के बराबर रख दूंगा मैं, और फिर वहां से मुझे बिंदु यानी x और y के मान प्राप्त होंगे, ठीक है। तो दो चीजें अपने माइंड में रखो, पहली कौन सी कि आपको बिंदु दिया है तो प्रवणता निकालनी है, और दूसरा क्या कि प्रवणता दिया है तो बिंदु निकालना है, और फिर हम इन समीकरणों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। देखो एक आध क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, समीकरण वगैरह निकालने के लिए नहीं पूछा है उसने, ठीक है। वो आपको बिंदु पूछ रहा है। वो आपको पहले y इक्वल टू दे रहा है कि ये √4x - 3 - 1 है। पहले तो ये y इक्वल टू दिया उसने, हम इसका पहले अवकलन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे। तो इसका अवकलन करें, क्या मिलेगा हमें, dy/dx इक्वल टू रूट का अवकलन 1/2 √4x - 3 इंटू 4x - 3 का अवकलन क्या होगा 4, जो कि x का आपको पता है 1 होता है, और -1 का 0। तो ये मुझे अवकलन प्राप्त हुआ। अब यदि आप सुनना ध्यान से, अब यदि वो आपको बिंदु दे देता तो आप वो इसमें रखते और आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पे मिल जाती, ठीक है। अब उसने बिंदु नहीं दिया है, उसने कहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है, पॉइंट बताओ क्या होना चाहिए। मीन्स किस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आएगी, 2 आएगी, वो पूछना चाह रहा है, पॉइंट आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता उसने क्या दी है, उसने आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता दी है 2, ठीक है। और अभी मैंने क्या कहा, dy/dx क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ही है ना, तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता ही है। 2 से इस 2 को काट दो, 2 4 को, तो वहां से क्या प्रवणता प्राप्त हुई है 2/√4x - 3, और दी हुई क्या है 2, ठीक है। ये अवकलन से प्राप्त हुई और ये दी हुई स्पर्श रेखा की प्रवणता है। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से √4x - 3 इक्वल टू मेरे सामने 1 आएगा, फिर मैं इसका वर्ग कर लूंगा तो 4x - 3 इक्वल टू 1 ही रहेगा, फिर यहाँ से 4x इक्वल टू 4 हो जाएगा और x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों प्रवणताओं की तुलना करके x प्राप्त कर लिया है। अब बिंदु तो तब बनेगा ना जब y भी आ जाए। तो जब आपको पता चल गया है कि x 1 है तो y तो निकालने में दिक्कत ही नहीं है कि भाई जब x 1 हो रहा है तो y कितना होगा, वो इस दिए गए वक्र के समीकरण से आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? तो मुझे उसने क्या कहा, x हमें मिल गया उससे, और x इक्वल टू 1 रख के y देख लेंगे वहां से समीकरण से क्या आता है, √4 - 3 - 1, देखो कितना बनेगा ये, 4 - 3 1 एंड 1 - 1 0। तो फाइनली बिंदु क्या आया 1, 0, ठीक है। क्लियर है आपके? तो मैंने कहा था ना आपको बिंदु देकर प्रवणता निकालनी पड़ सकती है या प्रवणता देकर बिंदु निकालना पड़ सकता है। तो उसने प्रवणता दी
और मैंने बराबर करके उस अवकलन से मिलने वाली प्रवणता को बराबर करके उसके बिंदु प्राप्त किया है। ठीक है, हो सकता है y मिल जाए किसी क्वेश्चन में, y मिले तो y को रख के x निकाल लेना, जैसे यहाँ x मिला है। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में x और y का रिलेशन प्राप्त हो, तो उस रिलेशन और इस गिवन रिलेशन को सॉल्व करके x और y निकाल लेंगे। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, हो सकता है जैसे वो स्पर्श रेखा की प्रवणता न देकर अभिलंब की प्रवणता दे दे। अब ये भी आप सुनना ध्यान से, जैसे मैं इसमें चेंज करता हूँ, मान लो वो मेरे को कह देता कि अभिलंब की प्रवणता 3 है, अभिलंब की प्रवणता 3 है, ये कह देता, तो मैं क्या करता? अब आप बताओ सोच के, अभिलंब की प्रवणता 3 है, उसने तो ये कह दिया है। अब आपको पता है अवकलन से किसकी प्रवणता मिलती है, वो चीज माइंड में याद करो कि अवकलन से सर ने कहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ही मिलती है, तो ये तो है स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, और इसके इक्वल टू में किसको रखना पड़ेगा? स्पर्श रेखा की प्रवणता ही रखनी पड़ेगी ना। अब अभिलंब की प्रवणता 3 है उसने दिया है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी बोलो? -1/3 हो गई ना अपने आप। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक की m है तो दूसरे की -1/m, एक की 2 है तो दूसरे की -1/2। तो जब अभिलंब की 3 है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो जाएगी? -1/3। तो अब मुझे उस dy/dx को 3 के इक्वल नहीं करना है, क्योंकि वो dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता है और ये है अभिलंब की। तो हमने इससे लिख दी स्पर्श रेखा की जो -1/3 है, तो मैं यहाँ -1/3 रखूंगा। समझ गए? और फिर उससे x निकाल लेंगे और फिर y आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझे वो यदि स्पर्श रेखा की ही प्रवणता देता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई हम उसे dy/dx के बराबर कर देंगे, जैसे अभी दिया हुआ था 2। और यदि वो मुझे जो है ऐसा ना करके अभिलंब की दे रहा है, तो हम वहां से स्पर्श रेखा की लिख के अवकलन से प्राप्त होने वाली प्रवणता के बराबर उसे कर देंगे। समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं काफ़ी, वो भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखना उनको। अब जैसे क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। चलो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? x = a sin क्यूब t है एंड y = b cos क्यूब t है। अब वो कह रहा है t = π/2 पर स्पर्श रेखा का उसको समीकरण चाहिए, क्या होगा? ठीक है, चलो अब t = π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। इसका मतलब ये निकला कि आपके पास पॉइंट और प्रवणता दोनों लानी है आपको। अब पॉइंट भी नहीं दिया हुआ, यहाँ तो प्राचल का मान दिया हुआ है, तो प्राचल के मान से पॉइंट आ जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। क्या हो गई पहली बात? तो कि जब उसने प्राचल का मान दे दिया तो वहां से पॉइंट आ जाएगा। देखो हम π/2 रखें t की जगह, तो x क्या आएगा बताओ? अब a आएगा भाई, sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो y क्या आएगा? 0। तो ये x और y आ गए, तो मैं कह सकता हूं बिंदु तो क्या बन गया? a, 0। बिंदु की तो समस्या खत्म हो गई। अब मुझे क्या चाहिए? प्रवणता चाहिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता मीन्स dy/dx चाहिए। तो देखो मैं इस x का t के सापेक्ष अवकलन करूंगा और y का t के सापेक्ष अवकलन करूंगा और भाग लगाऊंगा, तभी तो dy/dx मिलेगा, है क्या नहीं भाई? प्राचलिक फॉर्म में दोनों दिए हुए हैं, तो dy/dx हमें पता है dy/dt/dx/dt से मिलेगा। dy/dt क्या आएगा बताओ आप? मैं सीधा यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये y है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करूँ तो b × 3 cos स्क्वायर t × -sin t। ठीक है, और dx/dt क्या आएगा? a × 3 sin स्क्वायर t × cos t। ये आपका जो है dx/dt आएगा। अब मैं 3 से 3 कैंसिल कर सकता हूँ, एक cos एक sin कैंसिल कर सकते हैं, एक cos कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली क्या मिला मुझे? माइनस का b/a cos/sin यानी कि cot t मिल गया। तो ये dy/dx आ गया। ठीक है, अवकलन आ गया मीन्स। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे मिलेगी? जब वो जिस पॉइंट पे कह रहा है उस पॉइंट को रखें। कौन से पॉइंट पे कह रहा है? a, 0 पे, है ना? अब a, 0 तो इसमें है ही नहीं पुट करने के लिए, x और y होते तो उनकी जगह रखते हैं ना a, 0। इसमें तो t है, तो t कितना कर रहा था वो? 90, तो 90 कर देंगे हम भी। तो t = 90 पर हमें dy/dx कितना मिल रहा है वो देखो। cot 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो क्या मिला dy/dx? 0। dy/dx मीन्स m,
m मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो मिल गई आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता और बिंदु आपके पास है A0। अब इस बिंदु से और इस प्रवणता से हम समीकरण लिखेंगे और फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन कितना है हमारा, देखो 0 और m कितना है 0 और x माइनस एक्स वन कितना है a। फाइनली यहाँ से क्या आएगा y इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब वो हमसे चाहता अभिलंब का समीकरण, मान लीजिए उसने कहा तो नहीं है, लेकिन यदि वो चाहता अभिलंब का समीकरण तो मैं क्या लिखता y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम एक्स माइनस एक्स वन। क्यों लिख रहा हूँ यहाँ माइनस वन अपॉन एम, क्योंकि m है स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो अभिलंब की होगी माइनस वन अपॉन एम। अब यहाँ रखता हूँ मैं y माइनस 0 माइनस वन बाई 0 और x माइनस a। 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 हो जाएगा और इधर से माइनस x माइनस a आएगा, यहाँ से x इक्वल टू a आ जाएगा। तो आप लोग मेरी बात समझ रहे, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो बात क्या है कि जब हम अवकलन करते हैं और उसमें उस पॉइंट को रखते हैं तो मुझे किसकी प्रवणता मिलती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो वो ऊपर ही ऊपर जो प्रवणता मिली है वो किसकी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ठीक है। और इस प्रवणता और इस पॉइंट से ये तो आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण और ये आ गया अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण लिखा तब भी पॉइंट तो वही काम आया, क्योंकि उसी पॉइंट पे चाहिए। प्रवणता माइनस वन अपॉन एम आ रही है, क्यों, क्योंकि m है स्पर्श रेखा की और अभिलंब की क्या हो जाएगी, माइनस वन अपॉन एम हो जाएगी। समझ रहे हो आप लोग। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं। आज की हमारे क्लास का टाइम हो गया है, तब तक आप लोग जो है और पढ़ते रहिए। यदि कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए।